अभिलेखीय न्यायालय, है ना। न्यायपालिका में अब तक जो हमने चर्चा की शक्तियों के, पहले तो हमने इसके परिचय को देख लिया कि न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 और भाग 6 दोनों में है। और इसका ये भी देख लिया था कि यह है जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में, और 213 से लेकर के 233 या 32 तक में इसका उल्लेख है ना, भाग 5 और 6 में। इसमें हमने ये देख लिया कि न्याय योग्यता क्या क्या होगी, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या है, क्लियर। हमने देख लिया था कि विशेष करके इसकी शक्तियां क्या क्या है, और हम शक्तियों का ही उल्लेख कर रहे थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है शक्तियों से, हालांकि ऊपर वाला भी पार्ट है लेकिन मेनली रूप से शक्तियों पर फोकस रखेंगे, क्लियर। इसके साथ साथ इसमें हम चर्चा जरूर करेंगे, और चर्चा में चर्चा कहिए या विवाद कहिए या अन्य कोई भी, या करंट अफेयर्स कहिए, जो भी कहिए सब यहीं आ जाएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी पूछे, बीपीएससी पूछे, एमपीपीएससी पूछे, कोई भी अदर स्टेट एग्जाम पूछेगा वो यहीं से पूछेगा और उसी को लिंक करेगा यहां से। जब तक अगर आपको ये नहीं पता तो आप जितना भी आप ये पढ़ लीजिए, जितना भी आप पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं पढ़ने वाला, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि किससे लिंक करेंगे। इसलिए आपको उस पर सबसे ज्यादा, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, क्लियर। फिर इसी में पढ़ना है कि न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या होता है, क्लियर। इसी में न्यायिक सक्रियता बढ़ करके आजकल एक नया रूप धारण कर लिया है, न्यायिक अति सक्रियता क्या है, अति सक्रियता शब्द क्या है, क्लियर। इसी में एक शब्द और आप आगे इसमें दो पढ़ेंगे, पीआईएल क्या है, पीआईएल की भूमिका, ठीक है। हमेशा आप एग्जाम्स में देखिएगा, ये अगर क्वेश्चन यहां से रहे या ना रहे, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आपको इन चार से जरूर मिलेगा। जब भी आप उठा करके देख लीजिए, यूपीएससी का भी, कोई भी पीसीएस का क्वेश्चंस देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आपको कहीं से क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, और वो मिलेगा आपको यहां से। और ये टोटल जुड़ा हुआ है करंट अफेयर्स से, चर्चा से, और ये सारे लिंक है शक्तियां से। इसलिए जब तक शक्ति पता नहीं होगा आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, और जब इसे नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, इन चारों चीजों को, क्लियर। तो इसलिए कैसे पढ़ना है, वो आप हमेशा चार भागों में किसी भी टॉपिक को आप बांट लीजिएगा, दो भाग तो ये, तीसरा भाग ये शक्तियां, और हमेशा एक भाग आपको मिलेगा ही मिलेगा, वह है चर्चा, विवाद या करंट। आप कहते हैं ना लिंक नहीं समझ में आ रहा है, ये लिंक कैसे करें, है ना। तो लिंक करने का एक ही तरीका है कि उसको चर्चा, विवाद जो जोड़ना है आपको जोड़ दीजिए, आपको वहीं से मिलेगा इसका आंसर। चलिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे थे शक्तियों का, तो शक्तियों में हमने अब तक 4 से 5 बातें कही थी। पहला कहा था कि इसकी प्राथमिक शक्ति क्या है, क्लियर हो गया था। तो प्राथमिक शक्ति के अंतर्गत क्या क्या, एक तो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, नागरिकों के यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख होगा, अगर उल्लंघन होगा तो, क्लियर। दूसरा संघीय व्यवस्था के संबंध में, अब यह जो है केंद्र राज्य संबंध के संबंध में, यहां दोनों शब्द बोल सकते हैं, या तो संघीय व्यवस्था बोल दीजिए, फेडरल सिस्टम बोल दीजिए, या सेंट्रल स्टेट रिलेशन बोल दीजिए,
क्लियर? राज्य के बीच विवाद होने पर तभी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट। और चौथा, यदि राष्ट्रपति के संबंध में यदि विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद होने पर, ये 4 प्रकार की शक्तियां प्राथमिक में आती है। क्लियर? दूसरी शक्ति है अपीलीय शक्ति। अपील कब करेंगे आप? दो ही में अपील करेंगे ना, दो ही में अपील करेंगे ना। एक अपील करेंगे सिविल मामलों में, नहीं, और एक अपील करेंगे दंडीय मामलों में, दंडिक मामलों में, यानी कि आपराधिक मामलों में, नहीं, 2 मामलों में अपील करेंगे। इस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा बताया होना चाहिए कि जब आप निचली अदालत से डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहे हैं, आप निचली अदालत से जाते हैं, तो निचली अदालत कहता है कि नहीं जी, आपको आगे का अधिकार भी है जाने का, तो हाई कोर्ट कहता है कि जाइए ना, आप आगे भी अपील कर सकते हैं। यहां पर हाई कोर्ट द्वारा दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आप आगे अपील कर सकते हैं। यहां पर 2 मामलों में, यदि 10 वर्ष से अधिक सजा दे दी जाए किसी व्यक्ति को, है ना, यहां तक तो हो गया था कि 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक सजा हो तो आगे की ओर अपील कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए तब आप अपील कर सकते हैं। यहां पर हाई कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। आपको लगेगा कि आपको दंड दिया गया है 10 वर्ष या उससे अधिक है, या आपको मृत्यु, तो सीधा अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपील का अधिकार है। तीसरा अधिकार है सलाहकारी का अधिकार। तीसरा अधिकार है सलाहकारिता का, एडवाइस लेने का अधिकार या देने का अधिकार। तो किसको एडवाइस देगा? तो जब भी एडवाइस देगा तो राष्ट्रपति को देगा। किसको एडवाइस देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। अब किस मामले में एडवाइस देगा? तो 2 मामलों में देगा। जब भी देगा तो 2 मामलों में देगा। ठीक है। अब इसके पास यदि संविधान के मामले में यह अधिकार देगा, सलाह दे सकता है। कोई विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति पूछ ले तब तो इसके पास यह अधिकार है कि सलाह दे भी या नहीं भी दे। आर्टिकल 143 में इसका उल्लेख है। क्लियर? और यदि विदेशी संबंध यानी विदेशी देशों के साथ संबंध के मामले हो, विदेशी संबंध से संबंधित हो और उसमें सलाह की आवश्यकता हो, तो यह बाध्यकारी है सलाह देने को। 3 बातें हो गया कि प्राथमिक अधिकारता, अपीलीय अधिकारता और सलाहकारी अधिकारता। यही 3 था ना अब तक। तो इसी में फिर था तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख। नहीं कि जब मुकदमों की संख्या बढ़ जाए या जजों की संख्या कम हो जाए, नहीं, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है इसकी सलाह पर। नहीं तो तदर्थ न्यायाधीश। चौथा था अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब कि इसका जो भी निर्णय है वो रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इसमें भी आपने 2 प्रकार की बातें कही। इसमें भी आपने 2 प्रकार की बातें कही। पहला कि इसके सारे अधिकार, सारे जो निर्णय हैं वह रिकॉर्ड में है और इसी के आधार पर निचली अदालत निर्णय देता है। इसी के आधार पर निर्णय देता है अभिलेखीय न्यायालय का मतलब। और दूसरा है क्योंकि अभिलेखीय न्यायालय है इसलिए इसकी अवमानना नहीं की जा सकती। इसकी अवमानना नहीं की जा सकती। और मैंने अवमानना 2 अर्थों में बताया था। कब अवमानना नहीं होगी, कब अवमानना होगी, यह न्यायपालिका तय करता है। क्लियर? आपसे स्पेशल अवमानना ही पूछ ले तब आप क्या कीजिएगा। अब वह अवमानना जुड़ा हुआ है प्रशांत भूषण वाले केस से।
जो बोबड़े साहब थे न्यायाधीश, वो अब मानना, और वो आपको जोड़ देगा किससे? करंट से। तो यहां पर आपका करंट अपने आप जुड़ जाएगा विवाद, और आपको लगेगा अरे यार ये आया कहां से। अगर आप करंट कमजोर है या उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं आप बेसिक चीजों से, तो आपको लगेगा ये आया कहां से। ये बेसिक चीजें हैं आपके अवमानना, वो अवमानना आपको ऐसे ही पढ़ना था, उसको जोड़ दिया है। इसीलिए करंट, मेरे अनुसार करंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो आप पढ़ते हैं यही उसके साथ लिंक होता चला जाता है आगे की तरफ। क्लियर? अब आपसे पूछ लिया, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया फंडामेंटल राइट्स के, या हो सकता है कि आपसे पूछ लिया संघीय व्यवस्था। बंगाल और केंद्र के बीच जो विवाद चल रहा है, नहीं, तब बंगाल और केंद्र के बीच जो विवाद चल रहा है तो किससे जुड़ा है? केंद्र राज्य संबंध से। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो कावेरी पानी को लेकर के जो विवाद जुड़ा, वो किससे जुड़ गया? संघीय व्यवस्था से। और उसका निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। और उसके निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए उसके दिए गए निर्णय को कोई झुठला भी नहीं सकता, कोई गलत भी नहीं कह सकता। अगर गलत कहता है तो अवमानना का दोषी माना जाएगा। और मैंने बताया था कि अवमानना कब? यदि उसके दिए गए निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते, या उसके जब चल रहा हो, कार्यवाही चल रहा, उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो। जूही चावला ने यही किया था। केस, जूही चावला वाला केस बीच में यहां पर जब लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी, ठीक है, और जूही चावला भी उसमें एज ए आई हुई थी कि गवाही, या उसका केस था। ठीक है, तो बार बार ये जो ऑनलाइन में उसका बार बार इंटरप्ट हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, पीछे से आवाजें कुछ और आ रही थी, चर्चा में आया था ना। क्लियर? न्यायिक अवमानना का केस माना गया उस पर। कोर्ट इतना कठोर हो गया कि बोल दिया कि आप पे केस चलना चाहिए, तो आप पे, आप हैं कौन? इतना कठोर व्यवहार कर दिया था कोर्ट ने, और न्यायिक अवमानना की दोषी मानी गई वो। एक कोर्ट ने बाद में उसने कहा कि गलती से हो गया है, बाद में कोर्ट ने उसको माफ कर दिया। इसीलिए कभी भी अगर आप इंटरप्ट करते हैं, आप उसको दिक्कत करते हैं सुनवाई में, या उसके निर्णय को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो या न्यायपालिका के खिलाफ कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग या उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो जाए, तो अवमानना का दोषी माना जाएगा। क्लियर? और वो करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पूछ देगा हाल फिलहाल, अगर पीटी में पूछ देगा हाल फिलहाल किस अभिनेत्री ने न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया में इंटरप्ट करने की कोशिश की थी, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लिखते समय अगर न्यायिक अवमानना आएगा तो आप उदाहरण दे सकते हैं, नहीं? तो ये चीजें, तो ये पूरी बातें, पूरी शक्तियां में, अब सिर्फ इतनी ही शक्ति इसके पास नहीं है। हमें लगता है ना कि इतनी ही है, इस शक्तियां इसकी इतनी विस्तृत है कि वर्ल्ड में कोई भी न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी ये है, भारतीय न्यायपालिका। क्लियर? अब और क्या क्या शक्तियां हैं इसकी, न्यायपालिका की, थोड़ा सा और शक्तियां देख ले तो सबसे पहली तो शक्ति आ जाती है आमतौर पर सुमोटो की शक्ति। सुमोटो, इसे कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना, इसे कहते हैं स्वतः संज्ञान। इतनी इसके पास शक्तियां है कि एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तक गठित कर देती है। इतनी शक्तियां है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना देती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके पास इतनी शक्तियां हैं कि कोई भी विधेयक को ही खत्म कर देती है, कहती हम नहीं मानेंगे इस विधेयक को, ठीक है, तब विधेयक को ही समाप्त कर देती है। क्लियर? इतनी ज्यादा शक्तियां हैं और कोई भी इसे खिलाफ बोल नहीं सकता है।
अगर कोई बोलता है तो कहता है कि न्यायपालिका पर हमला है, और लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका अगर किसी भी देश में अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो लोकतंत्र सफल ही नहीं हो पाएगा, ये मान करके चलिए। क्लियर। अब हमेशा चर्चा में ये रहता है सुमोटो, और ये जुड़ जाता है कभी कभी न्यायिक सक्रियता से, यही जुड़ जाएगा न्यायिक सक्रियता से। चीजें क्या है सुमोटो में भी एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीज सोच लीजिए कि एक घटना घटी है। ये भारत में अलग अलग जज, तो हर विचार के अलग अलग जज होते हैं। एक जज जो है लेट हो रहा था उनको कोर्ट जाने से, तो जज के कपड़े जो है सूख, कपड़े बोला कपड़े लाओ, उनका कपड़ा सूख रहा था। और अपार्टमेंट जहां होता है तो पक्षियों को रखने के लिए दाने रख देते हैं, खा पानी रख देता है, ठीक है। तो पक्षी ने उनके कपड़े को गंदा कर दिया। क्लियर। अब पक्षी ने उनके कपड़े को गंदा कर दिया। अब उनको लेट हो रहा था जज साहब को, जज साहब वो कपड़ा नहीं पहन पाए, वो लेट कोर्ट पहुंचे और उससे अहम सुनवाई होगी। जज साहब ने एक निर्णय दिया, हाई कोर्ट के जज साहब की मैं बात कर रहा हूं। जज साहब ने एक निर्णय दिया कि कोई भी पक्षी के खाने के लिए या पीने के लिए पानी नहीं रखेगा, पानी नहीं रखेगा। आश्चर्यजनक वाली बातें नहीं है। यह कौन सा निर्णय हो गया भाई? ठीक है। तो जज साहब अलग अलग कैटेगरी के। जज साहब हो सकता है चाय पी रहे हो सवेरे सवेरे और पेपर में कुछ पढ़ लिया हो और उस पर जाकर के निर्णय दे दे। इसीलिए तो कभी कभी जो दबाव समूह या कोई होता है तो कहता है ना कि अब ये न्यायपालिका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, शब्द आता है ना, क्यों नहीं ले रही है, इस पर बयान क्यों नहीं जारी कर रही है। क्यों नहीं? कई जो लोगों ने जब यहां दिल्ली में ये सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था और वहां हमला, वहां पर बहुत सारे आतंकी भी उसमें शामिल थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हटाया गया, कोर्ट के निर्देश से हटाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में पहले कोर्ट ने क्यों नहीं इस पर निर्देश दिया? कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए, ठीक है। अर्थात स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एससी और एचसी को है। राज्य में एचसी लेगा और केंद्र में पूरे देश में एससी लेगा, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार। और यह स्वतः संज्ञान सीधे कार्यपालिका को निर्देश होता है, कार्यपालिका को निर्देश होता है कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कार्यपालिका मतलब अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका जो भी हो, कार्यपालिका को सीधा निर्देश होता है। और निर्देश का मतलब उसको कोई ठुकरा नहीं सकता क्योंकि कोर्ट का आदेश है, नहीं तो अवमानना का दोषी माना जाएगा। क्लियर। तो यह होता है सुमोटो, कि किसी भी मामले पर अगर कोर्ट को लगता हो कि इस पर निर्णय दे तो दे सकता है। सोचो कितना शक्तिशाली है। कार्यपालिका भी इतना नहीं कर सकती, विधायिका भी नहीं कर सकती जितना न्यायपालिका कर सकती है। एक घटना घटी थी, स्पेक्ट्रम घोटाला, नाम सुना होगा आपने, है ना। और 2G, ये नाम था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। जी मतलब जनरेशन, जी मतलब जनरेशन, ठीक है। और उस समय कोल घोटाला, ये सब विनोद राय की कमेटी, विनोद राय ने जो उस समय कैग के अध्यक्ष थे, तो कैग ने एक रिपोर्ट जारी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 2010-11 की बात कर रहा हूं, एक रिपोर्ट जारी की कि कॉमनवेल्थ घोटालों में, कोयला घोटालों में, कोयला में और स्पेक्ट्रम में, 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ है। कम दाम पर नीलामी की गई है, कम दाम पर नीलामी की गई है, जिससे सरकार को कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह विनोद राय ने कहा,
अब विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, राष्ट्रपति ने पीएससी को, ये मैंने बता रखा है कौन किसको रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, इस पर एसआईटी, इस पर किसी ने गठित नहीं किया था। सरकार को बार बार कहा गया कि आप इस पर जांच बिठा दीजिए, जांच करेगी, जो दोषी पाया जाएगा वो दोषी माना जाएगा, उसको सजा मिलेगा। सरकार को बार बार कहा गया। सरकार उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में डीएमके पार्टी फंसी पड़ी थी। ठीक है, डीएमके पार्टी, स्टालिन वाली पार्टी जो भी वर्तमान में तमिलनाडु में, ठीक है, फंसी पड़ी थी। कनिमोझी उसी में थे, ए राजा और कनिमोझी दोनों। उसके अगर वो छीन लेता ना तो बहुमत गिर जाती, अल्पमत में आ जाती सरकार दब गई। और स्थिति ये हुआ कि इतना, क्योंकि उस समय पूरे भारत में अन्ना आंदोलन शुरू हो गया था, 11 की बात है, पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन शुरू हो गया था, अन्ना के नेतृत्व में। ठीक है, इसके कारण सरकार पर इतना दबाव आ गया और कोर्ट पर भी इतना दबाव आ गया, क्योंकि उसमें उस आंदोलन में प्रशांत भूषण और शशि भूषण की भी भूमिका थी वकील के रूप में, वो भी लगे हुए थे, उस आंदोलन को हेल्प कर रहे थे। कोर्ट में याचिका दायर कर दिया और कोर्ट ने उसके याचिका के खिलाफ खुद का इन्वेस्टिगेशन टीम खड़ा कर दिया, कहा कि यह इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करेगी, किसी को और को नहीं करेगी। कौन खड़ा किस करता? कार्यपालिका। खड़ा किसने किया? कितना शक्ति है इसके पास? नहीं कि मुझे रिपोर्ट करो। यहां तक कि जब राफेल वाला जब मुद्दा आया और कई विपक्षी दलों ने राफेल को लेकर के सरकार पर हमला बोला कि आप जो है ये राफेल में घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया उसका पूरा कि कितना में खरीदे हो बताओ। कहा कि सरकार ने कहा सुरक्षा का मुद्दा है, मैं नहीं बता सकता। तो कहा कि बंद लिफाफे में दो, मैं इसे बाहर नहीं लाऊंगा। सरकार को देना पड़ा। ये इतना शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो दो बातें हो गया। तीसरी बात है कि यदि विधायिका द्वारा, क्योंकि विधेयक कौन बनाएगा? विधायिका, संसद नहीं। और कोई विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, नहीं, या मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हो। अब देखिए एक नया शब्द आ गया, आपको इसको स्पेशल पढ़ना है। इसीलिए ना हर टॉपिक्स ना एक दूसरे से लिंक होता चला जाता है, इसलिए एक क्लास छोड़ती है तो अगला क्लास समझ में नहीं आता है कि यार है कहां से, यार कहां से गया ये सब। हर क्लास में एक दूसरे से लिंक रहता है। ठीक है, अब कोई विधेयक जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो या मौलिक संविधान के मौलिक ढांचा का उल्लंघन करता हो, तब मौलिक ढांचा का मतलब क्या? जिसका उल्लंघन करे, है ना? तब मौलिक ढांचे का मतलब है कि इससे सबसे पहले केसवा न, पहले आप मौलिक ढांचा को समझ लीजिए, फिर हम पीछे लौटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केशवानंद मामले में मौलिक ढांचे की अवधारणा दी गई 1973 में, 24 अप्रैल 1973 को। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ इसी मामले में बैठा था। उसके बाद अयोध्या मामले में मेरे 13 जजों की पीठ थी। अब तक का सबसे बड़ा यही था। इस मामले में ही सबसे पहले मौलिक ढांचे की अवधारणा दी और कहा गया कि संविधान का मूल भावना है, संविधान की मूल भावना की बात हुई। कहा कि आपको संसद को संशोधन करने का अधिकार है। यह कोर्ट कहती है कि संसद को अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का है, अनुच्छेद 368 का पूर्ण अधिकार आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि संसद लोगों के
संसद में बैठता कौन है? तो जो चुना हुआ प्रतिनिधि है। संसद में बैठता कौन है? चुना हुआ प्रतिनिधि। और चुने हुए प्रतिनिधि ये अगर काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र रहेगा कहां से? तो कहा कि आपको अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन ऐसा कानून मत बना दीजिए कि जो संविधान की मूल भावना को ही बदल करके रख दे, संविधान की मूल भावना को बदल के रख दे। तो कहा गया क्या? तो कहा गया कि यह हमेशा जो वाद आता रहेगा ना, जो केस आता रहेगा ना, उस आधार पर इसका डिफिनीशन देंगे, लेकिन इसका निश्चित कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। तो कहा गया क्या? तो इस मामले में सबसे पहले कहा गया कि फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 20 और 21, इस मामले में, केशवानंद मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21, 20 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, 21 जीने का अधिकार है 21 में, और 20 है जो एक केस के लिए एक ही सजा है, दोबारा सजा नहीं हो सकता। क्लियर? तो एक केस के लिए एक सजा, और सभी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का कम से कम अधिकार है, तो आप किसी भी परिस्थिति में इसे समाप्त नहीं कर सकते। तो इसे मूल भावना माना जाएगा संविधान का। बाद में धीरे धीरे कई बार इसमें मूल भावना और जोड़ दी गई समय समय पर। तो संघीय ढांचा जोड़ दिया गया मूल भावना का नाम पर, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग मूल भावना के नाम पर जोड़ा गया, स्वतंत्र न्यायपालिका मूल भावना के नाम पर जोड़ा गया। क्लियर? और यही जाकर के आपका बन गया मौलिक ढांचा कि सरकार जो है अन्य में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं कर सकती। और यह सबसे पहले आया था केशवानंद मामले में, और इसी मामले में आया था। तो कहा गया अगर कोई कानून मूल भावना के खिलाफ होगा तो मैं उस विधेयक को क्या करूंगा? क्यों समाप्त कर दूंगा। तर्क यह है सुप्रीम कोर्ट का कि मैं संविधान का रक्षक हूं। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है? तो कहा कि मैं संविधान का रक्षक हूं, या मैं ही व्याख्या कर सकता हूं, कोई और नहीं। इसलिए आपका विधेयक मूल ढांचे के मूल भावना के खिलाफ, इसलिए मैं इसको समाप्त घोषित करूंगा। क्लियर? तो कितनी शक्तियां हैं इसके पास? ठीक है कि आपको ये तो शक्ति है ही जो आप देख रहे हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त 3 शक्ति और है। और क्योंकि मैं सुमोटो की बात कर रहा हूं, यही कभी कभी यही शब्द सुमोटो जैसी व्यवस्था बाद में सक्रियता का रूप धारण कर लेती है, जुडिशियल एक्टिविज्म बन जाता है, और जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद का कारण बनता है। क्लियर? हेडिंग दीजिए। शक्तियां में यहां तक तो लिख लिए हैं, पीछे वाला खाली ये लिखना है। पहले ये लिखिए, फिर मैं इसको आगे लिखाता हूं। क्लियर? समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? रिट 24 अप्रैल 1973 सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन से याद रखिएगा, उसी दिन उसका जन्मदिन है। 24 अप्रैल ही उसका जन्मदिन है ना। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, इसलिए मुझे याद है वो, क्योंकि डेट याद होता नहीं है तो मैं कैसे बोलूं। ना छापिए, ऐसे ना चलेगा। यही थे केशवानंद वाले। ये तय करता है सीजीआई द्वारा तय किया जाता है कि मामला को देख करके किया जाता है।
हाँ, तो तब फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर एक बेंच नहीं देता है तो डबल बेंच में चला जाता है, डबल बेंच नहीं तो आगे वाले बेंच में चला जाता है। तो ये सीजीआई तय करता है। ये अभी तक तो नहीं, अभी तक तो यही कहा गया कि 13 बेंचों की सबसे बड़ी है। ये कहा नहीं गया कि अधिकतम कितना। एक बेंच में भी समाप्त हो जाता है, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में भी समाप्त हो जाता है। मेरे ख्याल से 11 है अयोध्या वाले में, देख लीजिएगा एक बार। मेरे ख्याल से 11 है। लिखने से ना जल्दी याद होता है, ऑप्शन देख करके भी याद आ जाएगा, फोटो खींचने से याद नहीं होता है। एक्चुअली हम पुराने परिपाटी वाले व्यवस्था पर ही चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ना आपको याद करा देता है पुरानी परिपाटी वाली व्यवस्था। अच्छा, एक चीज, मैं एक सर्वे कर रहा हूं अपने आप पे। एक मैं जो आप लोग को फॉर्मेट दे रहा हूं, कभी बीच में दिया भी होगा नोट्स का फॉर्मेट, जिसको नहीं मिला होगा वो बाद में ले लीजिए फॉर्मेट। वो फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है इजी तौर पर? एक्चुअली मैं अपना खुद का बुक लॉन्च करना चाह रहा हूं, ठीक है, और वह जो बुक्स है मैं उस ढर्रे पे नहीं जाना चाह रहा जो ढर्रा मार्केट में अवेलेबल है, कि आप रिटर्न रूप से आपको मिल गया लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव, खरीद लिया और उसको पैक करके रख दिया। मैं ढर्रा से चेंज करके जाना चाहता हूं कि एक फॉर्मेट हो बना हुआ फ्रेमवर्क, और उसी फ्रेमवर्क के आधार पर आपको पता चल जाए कि इसमें डायमेंशंस क्या क्या आएगा। क्योंकि स्टूडेंट के सामने मुझे लगता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि डायमेंशन ही समझ में नहीं आता कि इसको कहां से लिंक कर सकते हैं। लिंक अगर कर लिए तो लिखना आसान है, तो ये समझ में आता है या नहीं आता, या पढ़े हैं तब आ रहा है, या अगर नहीं पढ़े होते तब अगर दे दिया जाता तब। ये भी तो हो सकता है ना कि आप पढ़ लिए तो हो सकता है आपको लगे, अगर नहीं पढ़े होते तब अगर वो फ्रेमवर्क रहता तब आधा समझ में आ जाता है। हाँ, सही बात है, बात तो आप एकदम सही कहते हैं आप हमेशा। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, क्योंकि ना मैं इसी फ्रेमवर्क में लगभग मेरा सब तैयार हो चुका है। मैं जनवरी के आफ्टर पीटी इसको लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, हाँ, बुक को। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस पर ना एक काम कर रहा हूँ कि किसको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट लाइक, क्योंकि रिव्यू तो आप ही लोग देंगे ना। मैं तो अपने आप को, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे आता है, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको आता है, आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी आपको अच्छा लग रहा है कि नगला, ये इंपॉर्टेंट है ना। यही होगा, टोटल माइंड मैप ही होगा। हाँ, अभी ऑफिस में अवेलेबल है, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, अभी मैं किसी को दिया कहां हूं। नहीं, हाँ, अवेलेबल है मेरे पास। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास मटेरियल होगा तभी तो मैं अच्छा से पढ़ा पाऊंगा। एक टीचर जो होता है, आप ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बिना पढ़े हुए आपके पास आ जाता हूं, अब आप बोलो, तो ये संभव नहीं है ना, मैं ही गड़बड़ा जाऊंगा। आप अगर देखे होंगे बीच बीच में, तो मैं क्लास के दौरान ही कुछ ना कुछ मैप तैयार कर दे रहा था ताकि ना मुझे याद रहे, रिमाइंड होता रहे। तो ये समझ में, आप बोलिए आपको आ गया समझ में कि नहीं आया? इसमें मतलब मैप समझ में आता है या नहीं, कि इसमें डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए या आप लिखते हैं तब समझ में आता है, ऐसा? और कोई और सजेशन देना चाहिए? क्योंकि ना आज से मैंने शुरू किया है तो 8-10 दिन तक तो इसी प्रोसेस में लगा रहूंगा कि काम उसी पर, पूरे बुक को, मटेरियल को ही तैयार। और ये स्पेशल होगा यूपीएससी और बीपीएससी, क्योंकि जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो यूपीएससी से न टच करता हो। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है
क्लियर। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो बीपीएससी उसके बाहर गया हो। अब यूपीएससी टच करता हूं मैं, ये बाहर तो बात की बात है, बीपीएससी बाहर नहीं गया है अभी तक उस टॉपिक के बाहर। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इस पर आप लोग का रिव्यू, मैं आप लोग को एक फॉर्मेट आपको एक दे दूंगा, प्रिंट आउट करा करके आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा। पूरा बुक नहीं दूंगा पूरा एक मटेरियल नहीं दूंगा। डिस्काउंट क्या, आप लोग को मैं पूरा का पूरा ही दे दूंगा। वो तो प्रमोट तो आप ही लोग करेंगे ना, लेकिन वो है कि अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा। अभी तो खैर उस पर चर्चा अभी तो बन रही है, अभी तो हैंड रिटेन ही है, अभी टाइपिंग के लिए परसों से जाएगा तब टाइपिंग। लेकिन उसके कल ही मैं दे दूंगा एक फॉर्मेट कि मैं इस तरीके से बना रहा हूं। मैं आप लोग कल, क्योंकि एक बना बना तो है ही। अब जैसे मैंने न्यायपालिका वाला बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा न्यायपालिका वाला, है ना। तो इसी तरीके का फॉर्मेट है, फ्रेमवर्क है। हाँ यही है, लेकिन ये दो तरीका है। जो नहीं पढ़ा हो तब ये मिल गया, तब क्या करेगा, उसके तो ऊपर ऊपर से गुजर जाएगा, वो तो गाली देगा कि मेरा पैसा फंस गया। उसको बोलना पड़ेगा कि तुम खरीद रहे हो ना तो तुम लक्ष्मीकांत जरूर ले लेना। लक्ष्मीकांत नहीं, एनसीईआरटी, क्योंकि मैं एक कंपाइल भी कर रहा हूं पूरे एनसीईआरटी को, पूरे कंपाइल। जो फाउंडेशंस की तैयारी करेंगे या जो कर रहे होंगे उनके लिए मैं पूरा कंपाइल ही कर रहा हूं पूरे एनसीईआरटी को, पूरे 6 से लेकर के। वो दोनों अलग है। डिस्क्रिप्शन उसी को मैं दूंगा जहां पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां मैंने बताया, तो यहां पर किसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, इसका। इसमें डिस्क्रिप्शन किसका दूंगा, तो इसका। मैं सबका डिस्क्रिप्शन थोड़े ना दूंगा। जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पूरे क्वेश्चंस भी दूंगा कि यूपीएससी में यहां से पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, और साथ साथ उसके क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए। वो आधार है कि ये तो अब मैं ये दूंगा। डिस्क्रिप्शन किसका दूंगा, तो इस मामले में दूंगा। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़े ना दे दूंगा, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन संभव भी तो इतना ग्रंथ हो जाएगा, फिर तो वो लक्ष्मीकांत से मोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो पूरा ग्रंथ हो जाएगा। फिर फायदा क्या उसका फ्रेमवर्क तैयार करने का। तो लिख लिया था, पेज पर लिखे, पेज तो मैं इतना हो गया है मेरे पास। मैं पिछले इस पर 5 सालों से वर्क कर रहा हूं, इस पर पिछले 5 सालों से सिर्फ इसी पे वर्क कर रहा हूं, और कोई चीजों पर वर्क नहीं कर रहा हूं पिछले 5। क्योंकि एक दिन का तो काम नहीं है ना, और सिर्फ पॉलिटी नहीं है ना, मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशन भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है। तो 3 सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं। नेकी और पूछ पूछ, क्लियर नहीं, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन से 3 क्वेश्चन आता है, मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस का 3 क्वेश्चन आता है। और अब जो रिलेशंस पूछे जा रहे हैं ना, कई इंस्टीट्यूट्स वाले का तो भट्टा बैठ गया, बिहारी भाषा में कहूं, सबने कहा कि यही आएगा, पढ़ करके जाना। भाई साहब इस बार सबको दिन में तारे नजर आ गए, नहीं आया है। अच्छे अच्छे की स्थिति खराब हुई है, खास करके जीएस के पेपर में, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले में। और जीएस सेकंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं था जो कम से कम 4 क्वेश्चन एक में न मिला हुआ। ये जीएस पे सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं, 4 क्वेश्चन मिलाकर के एक क्वेश्चन पूछा गया है 66 वाले में। पैटर्न यही आगे तक अब चलेगा, तो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है वो तो इस तरीके का ये ठीक रहेगा, या इसमें और कुछ आप लोग, मैं कुछ इसमें चेंज कर सकता हूं जो बताइएगा आप लोग। मैं आप लोगों को कल मैं दे दूंगा, और एक बार ना आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या मैं
अभी तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दे दूंगा तब बताइएगा कि इसमें और मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूं। चलिए, हाँ सर, हाँ छापिए छापिए, क्योंकि बिना छापे तो समझ में नहीं आएगा। अब तो क्लियर, अब तो लग रहा होगा पॉलिटी अब लिखा जा सकता है। चलिए, इतना हो गया बहुत है। अब 1.5-2 महीना में इतना हो गया, हाँ 1.5-2 महीना में इतना हो गया तो ठीक ठाक है। और 2 महीना और अगर इस पे प्रैक्टिस कर ले तो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन उधर और कम से कम 15 क्वेश्चन इधर। 15 क्वेश्चन तो आता ही है पीटी में, 10 से 15 के बीच में कवर किया जा सकता है। ये अगर कवर हो गया तो फिर लगभग रिजल्ट, क्योंकि 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आपका मेंस में छूट गया तो कहानी खत्म वहां पर तो। हाँ, तो इसलिए ना कि उसमें कई डायमेंशंस होते हैं, कई सारी चीजें, तो इसलिए जो हम बता रहे हैं ना कि वो डायमेंशन ही बता रहे हैं, तो सबको मिला करके पढ़िएगा। और नहीं समझ में, एक मिनट, नहीं समझ में आए ना क्वेश्चंस को, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन समझ, आप ना क्वेश्चन को तोड़ दीजिए। और क्वेश्चन हमेशा शुरू से चलिएगा, लेकिन लास्ट वाले को पहले पढ़िए, लास्ट वाले से चलिएगा और शुरू वाला पढ़िएगा। हाँ, पीछे चलिएगा क्वेश्चंस को कि पीछे में सबसे पीछे क्या पूछा है, और पीछे से शुरू पढ़िएगा और शुरू कीजिएगा जो शुरुआत वाला है। हाँ, कारण है ना कि वही समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चंस को ना तोड़ दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है क्या जो मैं उसको बता सकूं, तोड़ने का तरीका, ये क्वेश्चन कैसे तोड़ा जा सके? किसमें था? अब वो हट गया, लाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है क्या जिसको तो हम तोड़ करके बता सके पॉलिटी में इसमें क्या पूछा गया है? लाइए ना। हाँ, कोई लिखा है क्वेश्चन, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखाया है, ये उस पे मत चले जाइएगा, डायमेंशंस वाला है। आप लोग गलत फहमी बहुत है कि यही आएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप लोग को तो ये कंफ्यूजन था कि मेंस पढ़ रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन से दूर हो गया। और जो क्वेश्चन आप लिखे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो आपके तैयारी के लिए है। अब एक क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था ढांचा, क्वेश्चन है 66 का है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। अब क्वेश्चन से व्याख्या कीजिए, कहीं आलोचना शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर? क्वेश्चन शब्द, अब यहां ना शब्द देखिए क्या क्या है। संघीय ढांचा, पहला शब्द तो ये, संघीय ढांचा मतलब केंद्र राज्य संबंध, संघीय ढांचा मतलब केंद्र राज्य संबंध, ध्यान में आ गया? किसमें? तो संवैधानिक रूप से, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली आप संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं है, क्लियर? केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, मतलब कि एकात्मक झुकाव लिए हुए है। झुकाव है ना, उन्मुख है मतलब झुकाव किस तरफ? तो एक की तरफ है, दोनों की तरफ होता तब तो टेंशन नहीं था, संघीय व्यवस्था था। तब यहां पर करना, अब यहां पर क्या करेंगे तो 3 भागों में इसको बांटिए। अब क्वेश्चंस को हमेशा मेंस के क्वेश्चंस को 3 भागों में बटेगा ही बटेगा, कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना हो। तब पहला भाग हमेशा आता है परिचय, आप इसी को भूमिका, प्रस्तावना जो बोल दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। दूसरा है विषय वस्तु, और तीसरा है निष्कर्ष। अब परिचय में क्या, तो सबसे आपके साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर? तो आपका संघीय ढांचा का उल्लेख भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर, कनाडा तथा भारतीय ऐतिहासिक परंपरा से प्रभावित होकर के
केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करते हुए संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया या अपनाया है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग जो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, भाग इतना और अनुच्छेद इतना से इतना में उल्लेख मिलता है। लेकिन क्योंकि 2 से 3 लाइन में आपको ज्यादा इसको नहीं जाना, परंतु कभी कभी यहां पर केंद्र के पास शक्तियां अधिक दिखाई देती है राज्यों के अपेक्षा, जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब आगे विषय वस्तु, तोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, आंसर को, कि ऐसा नहीं कि आपने इसको अलग लिखा, फिर फ्लो होना चाहिए जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। तब कौन कौन सा निम्न रूप हो सकता है, तो रूप कौन कौन सा, तो सबसे पहले बात, क्योंकि संविधान में उल्लेख है कि नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ है संवैधानिक रूप से, तो पहला है राज्यपाल की नियुक्ति। लिखवाए हैं राज्यपाल के, और मैंने बताया था कि आ जाएगा संघीय व्यवस्था में अनुच्छेद 352 का प्रयोग, नहीं, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार, ये सब का सब संविधान में ही तो है, उल्लेख है ना संविधान में, ठीक है। आप ये क्या बोलते हैं इसको, राज्यों में सुरक्षा बलों की स्थापना, अब ये आ गया क्या, तो क्वेश्चन पूछा गया करंट से, तो आप इसमें लिख देंगे बीएसएफ वाले, तो एग्जाम को लेकर नहीं, इसका करंट पर भी, ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो करंट से आपको देख लेगा। और क्वेश्चंस को पैराग्राफ में मत भागिएगा, पैराग्राफ में भागने का मतलब होता है कि आप मजबूर कर रहे हैं सामने वाले को पढ़ने के लिए, इसके पास उतना टाइम नहीं है। आप क्वेश्चंस को पहला पॉइंट बनाइए और डिस्क्राइब कीजिए, दूसरा पॉइंट बनाइए आप फिर डिस्क्राइब कीजिए, हाँ अंडरलाइन कर दीजिए, पॉइंट बनाइए तो अंडरलाइन कर दीजिए, आप फिर डिस्क्राइब कीजिए। वो यहां पढ़ेगा, उसको लगता है ना कि इतना में, और अगर थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते, पेज भी भरना है आपको, पहले चार्ट बना दीजिए इस रूप में, आप फिर डिस्क्राइब कर दीजिए, तब भी आपको पेज भी भर जाएगा और आपको समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये तब संघीय व्यवस्था वाली आ जाएगा, यही क्वेश्चन तो कह रहा है उसमें, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसी में आ जाएगा क्या, आईसीएस की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा वाले की नियुक्ति राज्यों में की जाती है ना, ये की नियुक्ति, ये सभी क्या है, तो झुकाव। आप इसी में आप निष्कर्ष में क्या दीजिएगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अखंडता को बचाए रखने के लिए या अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, एकात्मक झुकाव रखा है, जिसे अंबेडकर के शब्दों में, अंबेडकर के शब्द लिख दीजिएगा, वो चाहते थे कि अखंडता को बनाए रखने के लिए, भौगोलिक अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र के पास शक्तियां अधिक होनी चाहिए, ठीक है। यही तो लिखना है इसमें। क्वेश्चंस नहीं समझ में आए, क्वेश्चंस को तोड़ दीजिए। तो क्वेश्चंस कैसे तोड़िएगा, तो आप पहले देखिए कि कह क्या रहा है वो, इसके लिए 1 मिनट का समय लगेगा आपको पढ़ने में, वहां पर समय आपके पास है नहीं, 350 शब्द लिखना, 300 शब्द लिखना बहुत टफ कार्य है, क्लियर। आज सिर्फ लिखना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखना होता है, तो आपको 1 मिनट तो समय लगेगा आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने में। तो क्वेश्चन जब पढ़ते समय ना उसको तोड़ते चले जाए कि कह क्या रहा है, जब टूट गया ना, फिर आप उसका फ्रेम तैयार कर लीजिए 30 सेकंड तक। फ्रेम ऐसे तैयार नहीं होगा, वो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तब तैयार होगा फ्रेम, आप फिर तब हाथ, या इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। 3 घंटे में कम से कम 4000 शब्द लिखते रहिए, लिखते रहिए, ये दर्द करने लगेगा आपको प्रैक्टिस के समय, ये आपका जाम हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस करवाता है, क्लियर। और आप सोचिएगा कि हाँ पीटी निकल गया तो नहीं होता ना, तैयारी के लिए लगना पड़ता है, ऑब्वियस बात है।
ठीक है, तो ये तरीका यही है। अब क्लियर? लेकिन सारा का लबोलुबाब संघीय व्यवस्था वहीं पर जाकर के फिर हमको तो वही पढ़ना ही है आपको स्पेशल। ये तो जितना पढ़े ना सबको वहां पर ले जाके समेट देना है संघीय व्यवस्था वाले में। क्लियर? शक्तियां वाले में। तो कहां से कहां आ गए? हो गया ना ये? अब लिखिए सुमोटो। पहले सुमोटो लिख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को किसी मुद्दे पर जो सामाजिक रूप से दूसरे को प्रभावित कर रहा हो, यदि महसूस होता है कि इस पर सुनवाई की जाए, तो इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। और यह ना किसी भी दुनिया किसी भी न्यायपालिका को अधिकार नहीं इस पर ऐसा करने का, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। क्लियर? ठीक है। इसके तहत वह कार्यपालिका को दिशा निर्देश भी जारी करता है। कार्यपालिका को दिशा निर्देश भी जारी करता है। कार्यपालिका को दिशा निर्देश भी जारी करता है। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि एसआईटी का गठन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि एसआईटी का गठन कर सकता है। टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट भी कर सकता है लेकिन राज्य में ही कर सकता है, राज्य में ही कर सकता है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे हाई कोर्ट ने एक बार डिसीजन मेरे ख्याल से पीआईएल था या फिर स्वतः संज्ञान लिया था, जो आप यहां से जाएंगे ना तो खेतान मार्केट है ना, तो खेतान मार्केट के पास उस समय, आज नहीं 2-3 साल पहले, हाई कोर्ट का दिशा निर्देश था कि जो अतिक्रमण हो रखा है दुकानदारों द्वारा, है ना, पूरा पटना में किया गया था। हाँ, तो हाई कोर्ट का ही दिशा निर्देश था कि जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटा ले। कुछ समय तक तो लगा कि पटना एकदम, भाई साहब पूरा दौड़ रहा था पटना, लेकिन आज
तो उस सुप्रीम कोर्ट ये सॉरी हाई कोर्ट का ही निर्देश था। ये स्वतः संज्ञान वाली मामला है, ये खास रांची वाला ना, एसआईटी गठित हुआ है, सीबीआई को जांच भी दे दिया था। हाँ ये तो ये ना इतना ताकतवर है ना कि उसे लगता है अगर सुन सकता है तो सुन लेगा। अब किसको निर्देश देगा? यही कारण है कि कभी कभी ना न्यायिक सक्रियता का रूप धारण कर लेता है। न्यायिक सक्रियता का, न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य होता क्या है? अब आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है क्या? सक्रियता से तात्पर्य होता है, न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है जब न्यायपालिका न्यायपालिका मतलब एससी और एससी की बात कर रहे हैं हम, जब न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में, विशेष करके कार्यपालिका के क्षेत्र में विधायिका को कम या विधायिका में नहीं, कार्यपालिका के क्षेत्र में या उसके अधिकार क्षेत्र में, कार्यपालिका के क्षेत्र के कहने का मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में जा करके निर्णय करता हो। ध्यान रखिएगा, जज, इसको आम भाषा में समझिए कि जज इतना एक्टिव है कि आपको कहता है कि आपका अधिकार, तो जज आगे कहता है कि तुमको करना, तुम काहे नहीं कर रहा, लो मैं ऑर्डर देता, तुम बैठ जाओ। आप इतना एक्टिव है कि कार्यपालिका को निर्देश दे देता है कि तुम ये काम करो, ठीक है। और यह इस एक्टिवनेस के कारण क्या होता है कि कार्यपालिका के समक्ष एक प्रकार का संकट क्रिएट हो जाता है। अभी हम संकट देखेंगे कि किस मामले में क्रिएट होता है। अब इस बात है कि देखिए क्यों ऐसा हो सकता है। अब देखिए कार्यपालिका मतलब क्या, मैंने फिर बताया, फिर पीछे लौटिए अब आप, जो मैंने आप लोग को पहले शुरू में कार्यपालिका बताया था। कार्यपालिका का मतलब क्या? अस्थाई और अस्थाई। कार्यपालिका का मतलब क्या कि अस्थाई यानी कि परमानेंट और टेम्पररी नहीं। अब अस्थाई मतलब क्या? प्रशासन। अब प्रशासन किसके तहत है? इसके अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री के अंदर रहता है ना राज्य का प्रशासन, या केंद्र के अंतर्गत है ना सब कुछ, किसके अंतर्गत है? अब प्रशासन को पता है कि कितना अस्पताल है, कितना हमारे पास मैन पावर है। कोर्ट को पता है, कोर्ट तो ह्यूमैनिटी के आधार पर निर्णय देता है। सब पता तो प्रशासन को है कि हमारे पास कितना लोग है, कैसे कितना संसाधन है, उसी आधार पर प्रशासन काम। आप जाते हैं तो कहते हैं ना लोग ही नहीं तो काम कहां से होगा, यानी मैन पावर। अब कोर्ट कहता है, कोर्ट ह्यूमैनिटी के आधार पर, मानवता के आधार पर निर्णय दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि आप प्रत्येक बेड पर और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाए। किसको निर्णय दिया? सरकार को। और सरकार में कौन? अब इसको पता कि हमारे पास वो संसाधन ही नहीं है कि मैं इतने लोगों के लिए बेड, पहले तो बेड मैं कहां से इकट्ठा करूंगा, इतना मेरे पास तो इतना सुविधा ही नहीं कि मैं पहले बेड कहां से लाऊंगा इतने लोगों का। अच्छा बेड ले भी आया हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मैं कहां से लाऊंगा, वेंटिलेटर तो किसी के पास है भी नहीं। अब कोर्ट कहता है कि भाई मैंने ऑर्डर दे दिया कि मैं ये समस्या देख रहा हूं, आपको ऑर्डर दे दिया, तो कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर के ऑर्डर दे देता है, जिससे कार्यपालिका के समक्ष एक संकट उत्पन्न हो जाए, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए कि अगर मैं ये कार्य नहीं हो पाएगा तो मैं तो अवमानना का दोषी माना जाऊंगा। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, ऑर्डर दे दिया, लेकिन उस ऑर्डर का पालन कौन करेगा? कार्यपालिका, अस्थाई या अस्थाई। और इन दोनों को पता है कि मेरे पास संसाधन तो है ही नहीं। और जब संसाधन ही नहीं है तो काम होगा कैसे? काम नहीं होगा तो मैं अवमानना का दोषी माना जाऊंगा। इस तरीके का निर्णय जो बिना सोचे समझे जो कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है, यह तनाव उत्पन्न कर देता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद उत्पन्न कर देता है। क्लियर?
इसे न्यायिक सक्रियता मानी जाती है कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में जाकर के निर्णय देता हो तो न्यायिक सक्रियता मानी जाएगी। क्लियर? लेकिन मैंने कहा ना कि कभी कभी विधायिका भी इसमें शामिल हो जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी विधायिका भी शामिल हो जाता है। जैसे एक बार लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने दल बदल के नियम के आधार पर 11 सांसदों का ये सदस्यता खत्म कर दी थी। यह सदस्यता रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विशेषाधिकार के आधार पर सिर्फ स्पीकर के पास है। अनुशासन बनाए रखने का अधिकार स्पीकर के पास है। वह सारे विधायक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और सदस्यता को बरकरार रख दिया और साथ साथ स्पीकर को बुला लिया कोर्ट में कि आकर के बताओ काहे आपने ये किया था। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। बहुत बेहतरीन नेता उस समय, अब नहीं रहे, बहुत बेहतरीन नेता रहे हैं अपने समय के सोमनाथ चटर्जी, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे। क्लियर? उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। अब न्यायपालिका है जो ताकतवर है, उन्होंने सदस्यता को बरकरार रख दिया। या कभी कभी विधायिका के मामले में भी हस्तक्षेप कर देता है। क्लियर? इस प्रकार की घटना जो आप उसके मामले में जा करके निर्णय दे देते हो, तो जिसे कार्यपालिका पर एक शक पैदा नहीं हो जाता। कभी कभी आप सुनते होंगे कोर्ट है तो बच गया देश, नहीं तो देश को खा बेचता। ये सब वो खा बेचता नहीं, वो उसको प्रशासन का पता है कि हमारे पास संसाधन ही इतने हैं, वो तो निर्णय देकर के बैठ जाता है। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के पास संसाधन ही सीमित है, तो अपने उसी सीमित संसाधन के आधार पर करेगा ना। वो ह्यूमैनिटी के आधार पर निर्णय देता है और यह उसको रियलिटी के आधार पर उसको लागू करवाता है, परंतु इसके पास संसाधन है। तो कभी कभी ना लोकतंत्र के लिए नुकसान हो जाता है। एक पक्ष तो ये हो गया न्यायपालिका का कि न्यायिक सक्रियता की आलोचना करने कहे तो ये दे सकते हैं। अगर कहे कि इसके फेवर में क्या, इसके फेवर में बहुत सारी बातें आ जाती है कि कभी कभी कार्यपालिका अयोग्य होती है या कार्य ही इस तरीके से नहीं करती, मजबूरी बस न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्लियर? कभी इसे हम PIL के रूप में भी देख सकते हैं। न्यायिक सक्रियता बढ़ने का एक बड़ा कारण PIL रहा। अब देखो PIL आया कहां से? पब्लिक लिटिगेशन। ठीक है, अब ये आया कहां से? एक्चुअली हमारे प्रस्तावना में लिखा, फिर प्रस्तावना पढ़ो, सभी को समान न्याय मिलेगा। सभी को न्याय का तीनों, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 39(1) कहता है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको विधि सहायता मिलेगा, ये कहता है। उस समय 80 के दशक में, 70-80 के दशक में कृष्णन अय्यर नाम है, कृष्णन अय्यर और भगवती, जगदीश चंद्र भगवती, ये दोनों न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रहे। क्लियर? सबसे पहले कृष्णन अय्यर ने PIL की अवधारणा दी, भगवती ने इसको बढ़ाया, इसलिए भगवती का नाम बहुत ज्यादा आता है। भगवती ने एक बार कहा, PN भगवती इनका नाम है, PN भगवती ने कहा कि PIL का मतलब है, यानी जनहित का मतलब है कि मैं जनता चौपाल पर बैठ करके न्याय करूंगा। चौपाल पर बैठ, जैसे सब बैठा हुआ है तो चौपाल पर बैठ करके मैं आपके पास आऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं आपके पास आकर के न्याय दूंगा। ठीक है, गरीब से गरीबतम व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा। जनहित याचिका। क्लियर? आप सिर्फ एक काम कर दीजिए कि आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है,
50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिख करके दे दीजिए हमें, हम समझेंगे कि उस पर सुनवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, जनहित याचिका। अब अर्थात अब सरकार, किसी कोई व्यक्ति पीड़ित है, अब पीड़ित व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल कर दिया। पीआईएल अपने लिए नहीं होता, वो समाज के किसी वर्ग को प्रभावित कर रहा उसके लिए होता है। जनहित मतलब जनता के हितों के लिए याचिका दायर की जाती है, पिटीशन दायर किया जाता है। और आपके समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो पीड़ित न भी हो, वो भी कोई पीड़ित या अन्य व्यक्ति पीआईएल दाखिल कर लेता है, कहां? न्यायपालिका में। तब उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है, आपको वकील रखने की भी जरूरत नहीं है, आपने अपना काम कर दिया। न्यायपालिका का बेस्ट अवधारणा है न्याय का ये। एक कोई भी पीड़ित व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड पर लिख करके भी दे दिया और भैया न्यायपालिका उस पर क्या करेगी? निर्णय दे देगी। लेकिन बाद के समय में इसका इतना दुरुपयोग होने लग गया कि सारे आर्थिक क्रियाकलाप ही बंद हो गए। जब भी लगे कि अब सरकार निर्णय ले तो एनजीओ जैसी संस्थाएं पीआईएल दाखिल कर दे। भाई विकास होगा, रोड बनेगा तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे, लेकिन पेड़ कट जितना कटे उसकी जगह पेड़ लगाया भी जाए। एक अवधारणा तो ये कहता पर्यावरण को बचा। लेकिन जो संगठन है, इन्होंने क्या काम किया कि इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और हर मामले पर पीआईएल दाखिल करना शुरू कर दिया न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका में जब पीआईएल दाखिल हो गया तो न्यायपालिका तो ह्यूमैनिटी के आधार पर निर्णय दे रही है, उसको प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। उसने क्या किया कि हर मुद्दे पर स्टे लाना शुरू कर दिया, स्टे लाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि भारत में विकास की प्रक्रिया ठप हो गई थी 2011 के समय, पूरी तरह से ठप हो गई थी। निर्णय ही नहीं हो पा रहा था, सरकार निर्णय ही नहीं कर पा रही थी उस बीच में, इतना सारा काम ठप हो गया था। स्थिति यही कारण आप सुनिएगा, ये क्यों वर्तमान सरकार ने क्या काम किया। इन्होंने कहा कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट के जाने से बचना है, जो एनजीओ जो विदेशी फंडिंग लेता है ना, उसी को बैन कर दो। भारत में 1000 से ज्यादा एनजीओ को बैन कर दिया गया, ग्रीन पीस एनजीओ उसी में से एक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल उसी में से एक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम, उसे सबको बैन कर दिया गया कि इन्होंने बार बार हर मुद्दे को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और पीआईएल दाखिल कर लेते थे, जिस कारण विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं, सबको पहले बैन करो, ना सुप्रीम कोर्ट ये जाएगा और ना स्टे लगेगा। क्लियर? तो न्यायिक सक्रियता को आप दोनों अर्थों में देखिएगा, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। पक्ष ये कहता है कि सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, सरकार कार्य करेगी, एक्टिव होकर के कार्य करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हम पहुंच सकते हैं। और विपक्ष ये कहता है कि आप जो है, यदि आप निर्णय नहीं, हम निर्णय करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, कार्यपालिका पर शक पैदा हो जाता है। नहीं तो ये न्यायिक सक्रियता की अवधारणा मानी जाती है। इसमें टोटल के टोटल केस स्टडी पढ़ने हैं, सारे के सारे, चाहे कोरोना वाला हो, कोरोना काल के दौरान हो, सभी के सभी केस स्टडी आपको इसी में आएंगे, जो भी न्यायपालिका का निर्णय रहेगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर से जुड़ करके आता है और सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। क्लियर? तो कितना टाइम हो गया? 24 हो गया ना? क्लियर? यहां तक। इसमें और कोई समस्या है? ठीक है। पीएसआईआर किस किस ने लिया है? 1 2 3 4 5 जो भी लिया है, सब कैसे पढ़ रहे हो? पढ़ भी रहे हैं, देख लिए हम। गजब स्थिति है,
कैसे पढ़ रहे हैं आप? कैसे? फिर से, मैं नहीं सुना, फिर से बोलिए। बैठे 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 बोलिए। न्यूज़पेपर से? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? ठीक है। और क्या क्या? विचार कैसे पढ़ रहे हैं आप? नहीं, यूट्यूब से नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। आप जब विचार पढ़ेंगे तो अभी विचार पढ़ेंगे, विचारक नहीं पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, विचार और विचारक में अंतर है सबको। आइडियाज पढ़िएगा, थिंकर मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आइडियाज को आप देखिएगा, ओपी गाबा की बुक आती है। हाँ, ओपी गाबा में कोई कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, उसी से भी पढ़िएगा, ओपी गाबा। थिंकर नहीं पढ़ना है अभी, आप थिंकर ले लिए होंगे, बुक को देखिएगा पलट करके। आपने थिंकर ले लिया होगा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। आपको आइडियाज पढ़ने हैं, अंतर है दोनों में, इसलिए मैंने पूछा। आपने ले लिया होगा थिंकर वाली बुक, उसमें अरस्तु वगैरह लिखा हुआ है। हाँ, था उल्टा उल्टा पढ़िए, कोई विचारक मत पढ़िए, विचार पढ़िए। सारा 2 क्वेश्चन विचार से आते हैं मेंस में, 2 क्वेश्चन विचारक से, 1 क्वेश्चन आता। लिखो न लिखो आपकी इच्छा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन लिख दो। विचार पढ़ना है, विचारक नहीं पढ़ने। और आईआर पढ़ने के लिए पहले जियो पॉलिटिक्स मैप पढ़ना, वर्ल्ड का मैप। उसके बिना आप आईआर नहीं सीख सकते, तो पहले मैप पढ़िएगा आप लोग। आज के लिए धन्यवाद।